हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी जैसा कि उन्वान है वैसे ही प्रोग्राम है और आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम की नौयत क्या है। दरअसल कोरोना और वैक्सीनेशन के दरमियान आपके जहन में जो शक व शुबहात हैं उन्हें आप दूर कर सकते हैं। इसलिए हम खास पैनलिस्ट को मदऊ करते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे दरमियान होते हैं ताकि उनसे आप अपने सवालों के जवाबात हासिल कर सके। साथ ही एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद होती हैं जिन्होंने कुछ कारनामा अंजाम दिया हो या फिर कुछ ऐसा किया हो जिनकी बातें करना और जिन्हें बरूए कार लाना, दुनिया के सामने लाना जरूरी हो जाता है ताकि आप उनसे इंस्पिरेशन ले सके। आपके लिए वो मशले राह भी साबित हो सकती हैं। तो ऐसी एक मोहतरमा है जिन्हें आज हमने मदऊ किया है। और जैसा कि कहा जाता है कि बुढ़ापा इंसान को निढाल कर देता है क्योंकि इंसान का कमजोर जिस्म उसके लिए मसला बन जाता है। लेकिन मुंबई में रहने वाली 75 साला जुबैदा याकूब खांडवानी इनका नाम है। इन तमाम परेशानियों को शिकस्त देकर एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। आखिर क्या है वो मिसाल, इसे जानने के लिए सबसे पहले आप हमारी रिपोर्ट देखिए। और इस प्रोग्राम का अगर आपको हिस्सा बनना है तो सिर्फ और सिर्फ इतना करना होगा कि आप हमारे प्रोग्राम में अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात को डायल करें। और वैक्सीनेशन के हवाले से जो बातें अभी कही जा रही हैं और बच्चों के हवाले से एक और रिपोर्ट सामने आई है। आपको बताते चले कि MHA के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट सामने आई है जो कि ये कह रहा है, ये रिपोर्ट ये कहती हुई नजर आ रही है कि अक्टूबर के करीब थर्ड वेव आ सकती है। और चूंकि हम ये जानते हैं कि मुल्क में वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। तो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जो थर्ड वेव आएगा उससे बच्चों को खतरा नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं है बच्चों के लिए, वैक्सीन नहीं है, इसलिए हो सकता है कि ये चैलेंज बच्चों के लिए बने। तो ये तमाम सवालात जो हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे दरमियान भी मौजूद होंगे। दो खास पैनलिस्ट का हम अब से कुछ देर बाद तारुफ कराएंगे। लेकिन जिन साहिबा की मैं बात कर रही थी कुछ देर पहले, जिनका नाम हमने लिया था जुबैदा याकूब खांडवानी साहिबा, उन्होंने ऐसा आखिर क्या किया है जिसके बाद वो मिसाल कायम करती हुई दिखाई दे रही। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और आज अपने शो में हम उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। वैसे तो 75 साल की जुबैदा याकूब खंडवानी के पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्र के इस मरहले पर भी उनके मुताले का शौक कम नहीं हो रहा है। दरअसल जुबैदा याकूब खंडवानी का शुमार पहले ही बहुत ही ज़हीन बच्चों में होता था, लेकिन 17 साल की उम्र में शादी की वजह से वो अपनी आला तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी। लेकिन शादी के बाद उनके शौहर ने उन्हें पढ़ने लिखने की मुकम्मल इजाज़त दी, जिसके बाद जुबैदा याकूब खंडवानी ने न सिर्फ अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया बल्कि अपने शौहर के साथ BEd और MA की तालीम भी मुकम्मल की। जुबैदा याकूब खंडवानी का कहना है कि जब वो MA कर रही थी तो उन्हें सूफीज़्म के एक बाब ने उनकी दिलचस्पी बढ़ाई और उन्होंने इस पर मजीद तहकीक करने का फैसला किया, लेकिन बीमारी और शौहर की मौत की वजह से उनका ख्वाब अधूरा रह गया। असल में ना ये मेरे हस्बैंड का था कि मैं पढ़ूं और शादी के बाद ऑफकोर्स तो ये चाहते थे कि मैं PhD करूं, पर अफसोस के मैं उस वक्त फिर थोड़े साल के बाद मेरे एक गाइड मिस्टर गोरेकर वो इनका इंतकाल हो गया और थोड़े दिन में उनका भी याकूब सेठ का भी इंतकाल हो गया और फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी तो उससे थोड़ा बीच में ड्रॉप आउट हो गया, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से कंटिन्यू करूँ उसके लिए। जुबैदा याकूब खंडवानी अब अपने पूरे खानदान के लिए ही नहीं बल्कि हर शख्स के लिए मिसाल बन गई हैं। उनके बेटे सुहेल की माने तो माँ ने LLB की पढ़ाई भी मुकम्मल की है और एक वक्त ऐसा भी था जब माँ, बेटी और बेटा एक साथ कॉलेज जाया करते थे। जो मुझे मालूम है इनके बारे में कि इनकी शादी जल्दी हो गई थी मेरी वालदा की, उसके बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन किया जिधर मेरे वालिद ने इनको सपोर्ट किया, उसके बाद में इन्होंने BEd कोर्स किया, उसके बाद में इन्होंने MA किए, तो साथ में मेरे फादर ने इनको सपोर्ट करने के लिए खुद भी एक MA में ज्वाइन किए डिफरेंट सब्जेक्ट में। और एक टाइम ऐसा था जब ये लॉ कर रही थी, जब मैं भी कॉलेज में था, सेम कैंपस में लॉ कॉलेज भी था, कॉमर्स भी था और आर्ट्स भी था। आर्ट्स में मेरी सिस्टर जा रही थी, मैं कॉमर्स में जा रहा था, ये लॉ में जा रही थी। तो एक टाइम ऐसा भी था कि तीनों फैमिली मेम्बर्स साथ में हम लोग जाते थे, मदर, सन एंड डॉटर।
जुबैदा याकूब खंडवानी की ख्वाहिश है कि वो मुआशरे को कुछ दे जाएं और उनका मानना है कि सूफीज़्म जो कि अमन की एक ऐसी शक्ल है जो मुआशरे को एक नई रोशनी देगी। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज को बहुत मानती हूँ ना, तो इसके लिए उससे इंस्पायर हुई और फिर मैंने उसमें सूफीज़्म में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी। तो फिर मैं चाहा कि सूफीज़्म में लेवे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा है कि उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, सेल्फ डिनायल होना चाहिए। जाहिर है अगर इंसान लगन और शौक से तालीम को हासिल करना चाहे तो उसके लिए न बीमारी रुकावट बनती है और न ही उम्र की कोई कैद होती है। वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है, इंसान हमेशा तालिब इल्म ही रहता है और जुबैदा याकूब खंडवानी ने इसे सच कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आपने जुबैदा याकूब खानवानी साहिबा की जिंदगी, हालात जिंदगी के और तर्ज जिंदगी के बारे में जाना, इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में उन्हें मदऊ किया है। आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। जुबैदा याकूब साहिबा आपसे कुछ देर बाद आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है और इनफैक्ट अभी आप देख रहे हैं। जुबैदा साहिबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू आपके जज्बे को सलाम पेश करता है। साथ ही साथ एक खास मेहमान हमारे दरमियान भी मौजूद हैं, डॉक्टर बिलाल खान साहब जो कि कंसल्टेंट हैं पेडियाट्रिक फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव से हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी वेलकम करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। जुबैदा साहिबा, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी, तो सबसे पहला आपसे सवाल हम ये करेंगे। हालांकि कहते हैं कि खातून की उम्र को नहीं पूछना चाहिए और जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि आपने इस उम्र में ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसकी बातें करना बहुत जरूरी हो जाता है। 75 साल की आप की उम्र है और 75 साल की उम्र में आप पीएचडी इस वक्त कर रही हैं। ये जज्बा कैसे आपके अंदर आया? हालांकि आपकी जिंदगी के बारे में हमने पूरी रिपोर्ट नाजरीन को दिखाई। हम चाहते हैं कि आप बजाते खुद ये बताएं कि ये जज्बा आपके अंदर कहां से आया ताकि आप पीएचडी करें, और कौन सा ईयर पीएचडी का चल रहा है अभी? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज्बा तो ये था कि मेरे को पहले से पढ़ने का बहुत शौक था और फिर मुझे मौका भी मिला, मेरे इन लॉज के अंदर मेरे को साथ मिला कि तुम पढ़ो और मेरे हस्बैंड का भी बहुत साथ था। तो फिर मैंने ये पढ़ना शुरू किया और फैमिली हेल्प भी बहुत थी, तो मुझे कोई रुकावटें आई नहीं, तो मैं करने लगी। मगर बीच में जरा गाइड की और शोहर की इंतकाल हो गया और मेरा फ्रैक्चर हो गया, तो इसमें जरा रुकावट आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि फिर से स्टार्ट करूँ, मेरा सूफीज़्म मैं पूरा करूँ इंशाल्लाह। यानी आपने पहले पीएचडी की शुरुआत कर ली थी? हाँ, कर ली थी, अभी उसमें अधूरा रह गया है। जी, कितने साल आपने पीएचडी में सर्व किए? कम से कम पहले, अभी तो 10 साल पहले की बात है। अच्छा, 10 साल पहले की ये बात है कि आपने पीएचडी में खुद को एनरोल कराया, फिर उसके बाद किसी वजह से आप इसे कैरी ऑन नहीं कर पाई। हाँ, 5-10 साल तक कंटिन्यू करे, स्टडीज करे। हाँ। इसके बाद सब रुकावटें आई और फिर प्रॉब्लम्स हो गए जी। तो अभी आप फिर से स्टार्ट कर चुके हैं या फिर स्टार्ट करने का मन बना रहे हैं? मन बनाए है अभी, क्योंकि यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कोई इस्लामिक स्टडीज का कोई गाइड नहीं मिल रहा है मेरे को सूफीज़्म में। तो अभी ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ से करूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या किधर भी जामिया मिलिया से का भी मौका बनेगा तो हिम्मत करके इंशाल्लाह देख के करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इस जज्बे को जाहिर सी बात है जो न्यूज़ 18 के व्यूवर्स इस वक्त देख रहे होंगे, नाज़रीन देख रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे और बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं तो उस वक्त उनकी ज़बान से ये कहते हुए देखा जाता है कि अब क्या पढ़ाई करना। तो वो आपको देखकर ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जैसा कि कुछ देर पहले हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि तालीम तो कभी भी हासिल की जा सकती है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, तो क्या आपने अब तक पीएचडी का एक भी साल मुकम्मल किया या एनरोलमेंट हुआ पीएचडी में या फिर नहीं? एनरोलमेंट हो गया था पहले। अच्छा। 5 साल निकल गए थे, उसमें सब्जेक्ट 3-4 चैप्टर्स भी हो गए थे। अच्छा। फिर इसके बाद रुकावट आ गई। अच्छा, पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया, 3 से 4 साल भी आपने आपका कहना है कि 3 से 4 चैप्टर भी आपने कंप्लीट कर लिए, फिर कुछ वजूहात थी और उसके बाद 10 साल के बाद एक बार फिर से ये सोचना कि मैं फिर से कंटिन्यू करूंगी, ये बहुत बड़ा जज्बा होता है किसी के अंदर। हम आपकी तरफ लौटेंगे और डॉक्टर बिलाल खान साहब आपके पास मैं आऊँगी। मेडिकल से जुड़े सवालात मैं आपसे करूँ उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जुबैदा याकूब खानवानी की तर्ज ज़िंदगी और हालात ज़िंदगी को सुना भी, तो आपका इस पर क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप?
आदाब, नमस्कार आपके सभी नाजरीन को आदाब। और आपको सना वारिस जी और मेरे जो को पैनलिस्ट जुबैदा याकूब साहिबा हैं उनको भी। मतलब उनके जज्बे से मैं बहुत ही मतलब हैरान हूँ। मतलब इस उम्र में जनरली ये देखने को नहीं मिलता है और मैं सच में उनके जज्बे को सलाम करना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए आप हौसला हैं। बस मैं बिल्कुल। इतना ही कहना चाहूँगा और सभी को इनसे सीखना चाहिए। मतलब कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है ना, आपको सिर्फ हौसले की जरूरत है और आप जिंदगी में कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। बिल्कुल। और डॉक्टरों के लिए भी कहा जाता है कि डॉक्टर भले ही बन जाए लेकिन उनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी जो है तालीम हासिल करने में, किताबों को पढ़ने में, वर्क पलटने में निकल जाती है। डॉक्टरों के हवाले से ये बातें कही जाती रही कि उनकी पढ़ाई कभी बंद नहीं होती। जैसे कि हम ये जानते हैं बिलाल खान साहब की MHA के जरिए बनाई गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट एक सामने आई। वो रिपोर्ट ये कह रही है कि अक्टूबर के करीब तक थर्ड वेव आने की संभावना है, इम्कान है। लेकिन ये बच्चों के हवाले से कहा जा रहा है कि ये खतरा साबित नहीं हो सकती, लेकिन चैलेंज इसलिए बना हुआ है बच्चों के हवाले से थर्ड वेव पर क्योंकि उनके लिए वैक्सीन नहीं है। देखिए, पहले मैं आपके पहले सवाल पे कि आपने कहा था कि डॉक्टर्स की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। हाँ, जाहिर सी बात है क्योंकि नई नई बीमारियां आती रहती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना से हम लोग, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया लड़ रही है। तो हमें इसके बारे में खुद सीखना पड़ रहा है और इसके हमें बाकी लोगों को ट्रेन करना पड़ रहा है, बाकी पब्लिक में अवेयरनेस को क्रिएट करना पड़ रहा है। तो ये भी एक नई लर्निंग है हमारे लिए भी और हमें इसके बारे में पढ़ते रहना पड़ता है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नए डेवलपमेंट्स हैं या उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या असरात हैं और क्या बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हम अपनी पॉपुलेशन को दे सकते हैं। दूसरी चीज, आपने जो MHA की रिपोर्ट के बारे में कहा कि उन जो अभी एक अलर्ट है कि भाई नेक्स्ट मंथ कोरोना की थर्ड वेव इंडिया में आ सकती है। हाँ, देखिए इसके कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे हैं और ये हम जानते हैं कि जितने भी पैंडेमिक हुई हैं अभी तक, जो वायरल पैंडेमिक्स हैं, वो जनरली ऐसी वेव्स में आती हैं। और हमने ये देखा है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट वेव से ज्यादा सेकंड वेव थोड़ी खतरनाक होती है, सेकंड से थोड़ी थर्ड हो सकती है, बट उसके बाद धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि जो मतलब या तो लोग बहुत इफेक्ट हो चुके होंगे तो उनके अंदर इम्यूनिटी हो जाती है, और या फिर वो वैक्सीन जैसे अभी डेवलप हो गई है तो वैक्सीन से कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जो भी वेव्स होती है, फर्स्ट वेव टू सेकंड वेव टू थर्ड वेव, कि लोगों को कम लोग बच जाते हैं जो इन्फेक्शन के रिस्क में रहते हैं। तो इसलिए फिर धीरे धीरे ये सारी वेव्स जो हैं वो अपना असरात कम हो जाता है इनका, तो इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं होती है। रही बात ये थर्ड वेव की जो इंडिया में हिट होने की बात है, तो अगर मैं एक आधार लेकर के बात करूं कि जो अभी 4th सीरो सर्वे आया है जो ICMR ने किया है और ये इन्होंने जून जुलाई के दौरान किया था, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने ये चेक किया है कि भाई हमारे यहाँ कितनी पब्लिक है जो एंटीबॉडी पॉजिटिव है, यानी कि चाहे तो वो इन्फेक्शन के बाद वो पॉजिटिव हो गए हैं या वो वैक्सीन के बाद हुए हैं। तो तकरीबन ये देखने में आया कि 70% पॉपुलेशन हमारी ऑलरेडी एंटीबॉडी है उनके अंदर, जो मेरे हिसाब से जो मुझे याद है कि उन्होंने शायद 21 स्टेट्स में और अराउंड 70 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्वे किया है। और अगर आप बच्चों की भी हाल देखें इसमें, तो बच्चे भी अराउंड 60% पॉजिटिव हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, तो मतलब जो एडल्ट और बच्चे हैं वो काफी हद में ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ पार्शियल इम्यूनिटी है। तो और दूसरी चीज ये कि भाई एडल्ट के मुताबिक जितना एडल्ट इफेक्टेड हो रहे हैं उतने ही बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि बच्चे की जो इलनेस है वो बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट है या फिर बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक है। तो ऐसा ही मैं कोई थर्ड वेव में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन वैक्सीन का ना होना क्या बड़ी चुनौती है? इस पे हम सवाल करेंगे आपसे। जुबैदा साहिबा का रुख कर लेते हैं। जुबैदा साहिबा, आपने कहा कि अब आप ये सोच रही हैं कि आपको PhD कंटिन्यू करना है। जब आप पढ़ाई कर रही थी, एक वक्त ऐसा आया था कि आपके बेटे बेटी आपके साथ स्कूल जाया करते थे, तो जो माशरा है उसकी तरफ से आपको क्या रद्द अमल मिलता था? हम ये जानना चाहेंगे, ताकि आप शेयर करें, ताकि लोग जानें। घर में जज्बा था, सब टीम वर्क था, सब फैमिली का हेल्प था, तो हमने एक कदम उठाए थे। पर वह हम कभी साथ में जाते थे, कभी टाइमिंग्स अलग होती थी तो अलग भी जाया करते थे। तो ये माशी के लिए एक है कि इल्म तो कभी भी हासिल कर सकते हैं ना, इस्लाम में भी है कि टिल यू गो टू योर ग्रेव, ऐसा है ना। और मुझे अच्छा लगता था पढ़ने का,
और मेरे बच्चे लोग भी मुझे बहुत एनकरेज करते थे, तो हम लोग जा रहे थे साथ में। क्या बात है। तो जुबैदा याकूब खांडवानी साहिबा मुंबई के माहिम में रहती हैं और फिर से वो तालीम हासिल करने का सोच रही हैं। पीएचडी में इनरोलमेंट ले चुकी थी, इनरोल हो चुकी थी और कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 75 ईयर्स के इस उम्र में बहुत सारे या उमूमन लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह की कदम और इस तरह की सोच रखने से हमने ये देखा है कि वो नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जुबैदा साहिबा ने ये सोचा, उसके बाद वो किया और करना चाह रही हैं। ये बहुत बड़े जज्बे की मिसाल है। कई सवाल जुबैदा साहिबा आपसे हम करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। चलती रहेगी जिंदगी। जिंदगी और चलती रहेगी जिंदगी में डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद है। जुबैदा याकूब साहिबा भी हमारे दरमियान मौजूद है, जिन्होंने LLB BEd MA किया हुआ है और PhD वो कर रही हैं। जुबैदा साहिबा आप के पास इस सवाल के साथ आएंगे। चूंकि जब आप PhD करना चाह रही थी उस वक्त आपने जो टॉपिक चुना सूफिज्म, आखिर यही टॉपिक क्यों? अच्छा लगा, उसके अंदर उसके थॉट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं और मैंने बताया भी था कि हम लोग दरगाह पे मानते हैं, और तो ख्वाजा गरीब नवाज की लाइफ से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। मैंने उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी टीचिंग्स पढ़ी और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी टीचिंग्स पढ़ी। तो इसमें ये था कि अपने आप को किस तरह से रहना, दुनिया में रहते हुए भी अल्लाह की इबादत किस तरह से करना। तो उसके लिए मेरे को ये अच्छा लगा, ताकि मैं सोची मैं भी सीखूँ और सिखाती जाऊँ बच्चों को भी। कुछ अपने को नॉलेज भी लेता है, बच्चों को भी उस तरह से ट्रेड करेंगे, उस तरह से ले, क्योंकि सूफीज़्म के बहुत अच्छे थॉट्स तो अच्छा, आपके बच्चे जो होंगे घर में या फिर रिश्तेदारों में, वो आके आपसे सवाल भी करते होंगे, आप उनको कहानी की शक्ल में बताती भी होंगी कि हम सूफीज़्म में ये पढ़ रहे हैं और ये कहा गया था। कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें और कोई ऐसी बात जो सूफीज़्म की आपको दिल को छू गई हो? ऐसे बाहर के लोग तो इतने नहीं आते थे, रिश्तेदार बच्चे हमारे कभी आपके घर में सवाल जवाब कर लेते, घर में बच्चे पूछ लेते थे, तो कुछ उनसे हिसाब से बात कर लेते थे, एग्जाम्पल्स देके सूफीज़्म के बारे में। और हमेशा उनको समझाते रहते थे कि उसमें जो टीचिंग्स है कि तुम अपने ईगो को खत्म करो, हम्बल रहो। तो ये बच्चों को कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा एम्फसाइज करते थे। क्या बात है, यानी इंसान खुद का मुहासबा करे, जो तालीम पैगामात सूफिज़्म ने दिए हैं उस पर अमल पैरा होने की तलकीन की जाती रही है। और आप जैसा कि आपने कहा कि सूफिज़्म ये कहता है कि अपने ईगो को आप लोगों के साथ हम्बल रहें और सॉफ्ट रहें, यही टीचिंग्स सूफिज़्म देता है। डॉक्टर बिलाल साहब के पास मैं चलूँ इस सवाल के साथ। डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब आप से कुछ देर पहले मैंने सवाल ये किया था कि चूँकि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, अगर थर्ड वेव आता है तो कितनी बड़ी चुनौती है ये बच्चों के लिए, या फिर ये साइंस कहता है कि अभी कुछ वक्त बाकी है, वैक्सीन बच्चों के लिए भी आ जाएंगी? है कि पहली वैक्सीन इंडिया में बच्चों के लिए अप्रूव हो चुकी है और जाइकोव डी जो जाइडस कैडिला कंपनी ने बनाई है उसको 2 दिन पहले ही अप्रूवल जो डायरेक्टर जनरल कंट्रोल, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उनसे अप्रूवल मिला है। अब वो बात दूसरी है कि देखिए अभी रोल आउट करने में कितना टाइम लगता है। इसमें जनरली जब परमिशन मिल जाती है तो उसके 1 से 1.5 महीने में कंपनी ड्रग्स को मार्केट में ले आती हैं। तो होपफुली ये वैक्सीन भी इसी तरीके से आ जाएगी और 12 साल से ऊपर के लिए इसको अप्रूव किया गया है। तो कम से कम 12 से 18 साल के बच्चों में ये लग पाएगी। इस हिसाब से देखते हुए कि जो हमारी पॉपुलेशन का रेशियो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 20 करोड़ बच्चों को कम से कम इसका सीधा फायदा मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि जिन बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, अभी जैसे कि भाई 12 साल से जो छोटे होंगे, जिनके लिए अब कुछ भी अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तब तक हमारे लिए जो सबसे जो कामयाब चीज है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। और उसके साथ में जो हमारे आसपास के जितने भी एडल्ट हैं, जो हमारे वालिदैन हैं या बच्चों के वालिदैन हैं या उनके और जो रहनुमा हैं जो आसपास रहते हैं उनके, उन सबको अपने लिए वैक्सीन ले लेनी चाहिए। उसमें बिल्कुल कोताही ना बरतें, उसमें बिल्कुल देरी ना करें, अपने आप को रजिस्टर करें। तो अगर आप लोगों ने वैक्सीन ले ली तो आप वो बच्चों को फैला नहीं पाएंगे, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएंगे। तो हम सबको ये चीज करनी है। और जब तक वैक्सीन नहीं मिल रही है, पैटर्न नहीं आ रहा, तब तक वही हैंड हाइजीन
और मास्क लगाना है अप्रोप्रिएटली, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है। इसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। बिल्कुल। जुबैदा याकूब साहिब, आपके पास मैं आऊंगी। आज चूंकि कोरोना दौर चल रहा है और इस दौर में हमने देखा कि जो लोग ना करते थे वो अब कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतें बाहर निकल कर आई हैं। तो क्या आपने कोरोना के दौर में ही जो आपकी पीएचडी रह गई थी उसे दोबारा रिकंटिन्यू करने का सोचा? हाँ, ये लॉकडाउन था ना, तो उसमें टाइम काफी मिलता था ना, घर में ही रहते थे, तो सोचे कि चलो थोड़ा कुछ उठाएं, सब्जेक्ट कम से कम टच तो रहे। बाकी बाद में जब खत्म होगा, क्लास चालू होंगे कॉलेजेस, तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जाने के लिए। अच्छा, तो आपने कोरोना के दौर में ये सोचा, किताबें उठाई, फिर उसके बाद आपने ये फैसला लिया कि आप रिकंटिन्यू करेंगी? हाँ, ठीक है। तो आपने वैक्सीन लगाई, और आप लोगों को वैक्सीन के हवाले से क्या कह रही हैं? क्या कोई ऐसे भी लोग हैं आपके दरमियान जो डरते हो वैक्सीन से? क्योंकि वैक्सीन जिंदगी का यकीन है, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, वैक्सीन तो लगाना जरूरी है, हमने भी लगा लिए, दोनों लगा लिए है। और जो भी हमारे साथ थे, कोई ऐसा हमारे साथ तो जो थे सबने लगा लिए, कोई डरा तो नहीं है। हमारे रिश्तेदार भी ने सब, ज्यादातर तो सबने लगा लिए वैक्सीन। क्या बात है, वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ या तो एसओपी इसको आप फॉलो करते रहे वैक्सीन लगाने के बाद भी, क्योंकि बिलाल साहब हमने ये देखा है कि जिन्होंने वैक्सीन की डबल डोज ले ली है, दोनों डोजेज ले ली हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कोरोना के दिगर म्यूटेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि वैक्सीन लगा लेने के बाद बेफिक्री इस तरफ लोगों को ले जाती है? देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद बेफिक्री आई थिंक वो लापरवाही की तरफ ले जाने वाला वो है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट बिल्कुल मीडिया में या ऑन पब्लिक डोमेन में है कि वैक्सीन से जो है वो को सीवियरिटी ऑफ इलनेस आपकी कम होती है। आपको ये नहीं है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, माइन्यूट चांसेस हैं कि आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपने दोनों वैक्सीन की दोनों डोजेज ली हुई हैं, तो अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो अब आपको सीरियस इलनेस नहीं होगी, ये श्योर है। लेकिन आप उस हालात में अगर आपको इन्फेक्शन होता है, आप तो बहुत बीमार नहीं होंगे, लेकिन आप अपने आसपास के बुजुर्ग, बिल्कुल, लोगों को आप बीमार करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि महफूज रहेंगे तो सभी आपके आसपास महफूज रहेंगे। जुबैदा साहिबा, आपके पास मैं आऊंगी। आपके नजदीक तालीम क्या है, और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, पैगाम देना चाहेंगी? तालीम में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको हमारे कल्चर से जोड़ती है, हमारे माइंड को सिविलाइज करती है। सिर्फ एजुकेशन देना नहीं है, साथ साथ सिविलाइज भी होना है। कोशिश तो ये दूंगी कि हमेशा है तो हम्बल रहो, चैरिटी करो, दूसरों के साथ अच्छा रखो। और एक मोटो तो मेरा ये भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हेन यू राइज लिफ्ट अदर्स अप आल्सो। बिल्कुल, तो इंसान यूनिटी रहे और मोहब्बत इखलास से रहे तो अच्छा है। हाँ, हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी आप खबरें देखती होंगी, क्योंकि सूफिज्म जो है गंगा जमनी तहजीब की भी मिसालें पेश करता है। आप कहीं भी दरगाह पर जाइए, वहाँ पर हर मजहब के मानने वाले लोग आते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कुछ शरपसंद अनासिर होते हैं, कुछ ऐसी खबरें आती हैं, उससे दिल तो घबराता ही होगा आपका भी। हाँ, अफसोस होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि इतना सिंपल और इतना अच्छा रिलीजन अपना इस्लाम, उसमें ये सब चीजें आ जाती है तो जरा दिल दुख जाता है। बिल्कुल, अफसोस भी होता है और दिल भी दुखता है, दिल भारी होता होगा। जुबैदा साहिबा, आपको मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी मुबारकबाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी जो आपको करना है। और साथ ही साथ बिलाल खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैदा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नाजरीन को आपसे ज़रूर इंस्पिरेशन मिली होगी। ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ हम कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चलती रहेगी ज़िंदगी आदा।